नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे साल की जब भारत अपनी किस्मत के सबसे बड़े मोड़ पर खड़ा था। साल था 1946। ये सिर्फ एक साल नहीं था, ये तो एक तूफान था। एक ऐसा तूफान जिसमें एक तरफ विद्रोह की आग भड़क रही थी, दूसरी तरफ सत्ता की शतरंज बिछी हुई थी और इन सबके बीच एक नए देश के जन्म की पीड़ा भी थी। तो आइए उस ऐतिहासिक साल के पन्नों को पलटते हैं और समझते हैं कि हमारे भारत का भविष्य आखिर कैसे तय हुआ। इस पूरे सफर में हम 4 खास पड़ावों पर रुकेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि 1946 को आखिर निर्णायक साल कहते क्यों हैं। फिर उन विद्रोहों और जन आंदोलनों को समझेंगे जिन्होंने ब्रिटिश राज की जड़ें हिला दी। इसके बाद सत्ता के हस्तांतरण की उस उलझी हुई प्रक्रिया को देखेंगे और आखिर में उस नींव की बात करेंगे जिस पर हमारे संविधान की इतनी बड़ी इमारत खड़ी हुई। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस चिंगारी से जो धीरे धीरे पूरे देश में फैल रही थी, यानी विद्रोह और जन आंदोलन से। ये वो दौर था जब आम लोगों का गुस्सा सड़कों पर, पानी के जहाज़ों पर और खेतों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा था। देखिए, 1946 की कहानी में 3 बड़े आंदोलन हैं जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को सच में हिलाकर रख दिया। पहला, फरवरी में समंदर में हुआ रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह। दूसरा, अक्टूबर में त्रावणकोर की जमीन पर पुनप्रा वायलार का संघर्ष। और तीसरा, साल के आखिर में बंगाल के खेतों से उठी तेभागा आंदोलन की बुलंद आवाज। तो कहानी की शुरुआत होती है 18 फरवरी 1946 से। जगह थी बॉम्बे और वहां खड़ा था एक जहाज HMIS तलवार। इसी जहाज पर भारतीय नौसैनिकों के सब्र का बांध आखिर टूट गया। और वजह थी बहुत सीधी सादी लेकिन गंभीर। एक तो खराब खाना और ऊपर से ब्रिटिश अधिकारियों का नस्लीय भेदभाव वाला बर्ताव। ये सिर्फ एक छोटा मोटा विरोध नहीं था, नहीं, ये तो आत्मसम्मान की लड़ाई थी। एक ऐसी लड़ाई जो पूरे 5 दिन तक चली। अब देखिए, किसी भी बड़े विद्रोह को एक दिशा देने के लिए एक लीडरशिप तो चाहिए ही होती है। तो बस इसीलिए 19 फरवरी को बनाई गई नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमेटी। इसका सीधा सा मकसद था कि जो भी विद्रोह हो रहा है उसे एक साथ कोऑर्डिनेट किया जाए, एक सूत्र में पिरोया जाए। इसकी कमान संभाली अध्यक्ष MS खान और उपाध्यक्ष मदन सिंह ने। अच्छा, अब बॉम्बे से सीधे चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। अक्टूबर 1946 का महीना था और त्रावणकोर रियासत में एक और विद्रोह की आग सुलग रही थी, पुन्नप्रा वायलार विद्रोह। यहां पर लड़ाई थी कम्युनिस्टों और वहां के दीवान CP रामास्वामी अय्यर के बीच। हुआ ये कि दीवान साहब एक स्वतंत्र त्रावणकोर का सपना देख रहे थे, एक ऐसा अमेरिकन मॉडल जो उन्हें बहुत ज्यादा अधिकार देता, पर वहां की जनता को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। तो जब लोगों के विरोध की आवाजें बहुत तेज होने लगी तो दीवान ने क्या किया, उन्होंने तानाशाही का रास्ता चुना। 25 अक्टूबर 1946 को विद्रोह का जो गढ़ था अलेपी, वहां पर मार्शल लॉ लगा दिया गया। ये सीधी सीधी जनता की आवाज को कुचलने की एक क्रूर कोशिश थी। 1946 के आखिर तक आते आते बंगाल के खेतों में भी संघर्ष की एक नई लहर उठ रही थी। ये था तेभागा आंदोलन, जिसका नेतृत्व कर रही थी बंगीय प्रादेशिक किसान सभा। इसमें बटाईदार जो दिन रात पसीना बहाते थे, वो जमींदारों से अपनी मेहनत का सही हक मांग रहे थे। उनकी मांग और नाना दोनों एक ही थे, आधी नौय तेभागा चाहिए, यानी हमें आधा नहीं, फसल का 2/3 हिस्सा चाहिए। तो एक तरफ तो सड़कों पर यह संघर्ष चल रहा था और दूसरी तरफ बंद दरवाजों के पीछे भारत के भविष्य पर बड़े बड़े फैसले हो रहे थे। तो अब हम चलते अपने दूसरे हिस्से की ओर, सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया। ये राजनीति की वो शतरंज थी जिसकी हर चाल भारत की तकदीर लिख रही थी। 1946 का पॉलिटिकल कैलेंडर बहुत ही ज्यादा घटनाओं से भरा हुआ था। देखिए, जनवरी में चुनावों ने माहौल का रुख बताया। मार्च में कैबिनेट मिशन भविष्य का एक खाका लेकर दिल्ली आया। मई में लाल किले के मुकदमे ने पूरे देश में देशभक्ति की आग जला दी। लेकिन फिर अगस्त में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ने बंटवारे की एक बहुत दर्दनाक तस्वीर पेश की। और इन सब के बीच सितंबर में अंतरिम सरकार बनी, जो आज़ादी की तरफ पहला बड़ा कदम था। जनवरी 1946 के प्रांतीय चुनाव, ये सिर्फ चुनाव नहीं थे, ये तो एक आईना थे जिसमें आने वाले कल की तस्वीर साफ दिख रही थी। देखिए कैसे नतीजों ने देश के पॉलिटिकल बंटवारे को एकदम शीशे की तरह साफ कर दिया। एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लगभग 90% गैर मुस्लिम सीटें जीत लीं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने भी 87% मुस्लिम सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। मतलब ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि आगे का रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। मई 1946 में दिल्ली के लाल किले में एक ऐसा मुकदमा खत्म हुआ जिसने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया था।
ये मुकदमा था आज़ाद हिंद फौज के 3 जांबाजों पर, शाहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों। अंग्रेजों ने उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया था, लेकिन पूरे देश की नज़र में वो हीरो थे। भारत में जो हालात बन रहे थे, उसे देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने सत्ता ट्रांसफर करने का कोई रास्ता निकालने के लिए एक हाई लेवल मिशन भेजा। ये मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा, जिसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। इसमें 3 बड़े ब्रिटिश अधिकारी थे, भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, जो इसके अध्यक्ष थे, और उनके साथ थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इनका काम था भारत को शांति से सत्ता सौंपने का एक फॉर्मूला तैयार करना। कैबिनेट मिशन ने जो योजना दी, उस पर राजनीतिक दलों में काफी खींचतान चली। पहले तो 6 जून को मुस्लिम लीग ने इसे मान लिया, पर बाद में वो अपने फैसले से पीछे हट गए। फिर 24 जून को काफी सोच विचार के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इस योजना को अपनी मंजूरी दे दी। तो ये सहमति और असहमति का एक बहुत ही उलझा हुआ खेल चल रहा था। 16 अगस्त 1946 भारतीय इतिहास का एक बेहद दुखद और काला दिन। मुस्लिम लीग ने इस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस या डायरेक्ट एक्शन डे के तौर पर मनाया। उनका मकसद था पाकिस्तान की मांग के लिए दबाव बनाना, लेकिन इसका नतीजा इतना भयानक निकला कि कलकत्ता के सड़कों पर सांप्रदायिक दंगों की आग भड़क उठी। इसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के नाम से जाना जाता है। ये बंटवारे की त्रासदी की एक खौफनाक झलक थी। अब इतनी उथल-पुथल और अनिश्चितता के बीच 2 सितंबर 1946 को एक उम्मीद की किरण नजर आई। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार का गठन हुआ। ये ब्रिटिश राज से पूरी आज़ादी की ओर एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम था, एक साफ संकेत कि भारत अब अपना भविष्य खुद लिखने को तैयार है। और अब आते हैं हम अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर, संविधान निर्माण की शुरुआत। 1946 सिर्फ विद्रोह और राजनीति का ही साल नहीं था, ये वो साल भी था जब एक नए, आज़ाद और संप्रभु भारत की आत्मा को शब्दों में ढालने का महान काम शुरू हुआ। दिसंबर का महीना ये हमारे संविधान के जन्म का महीना था। 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, फिर 11 दिसंबर को सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष चुना, और इसके ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर को वो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसने हमारे संविधान की पूरी दिशा ही तय कर दी। 9 दिसंबर 1946, नई दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन हॉल। ये तारीख और ये जगह दोनों ही इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गईं। इसी दिन और इसी जगह पर आज़ाद भारत के चुने हुए प्रतिनिधियों ने पहली बार एक साथ बैठकर देश का संविधान लिखने का पवित्र काम शुरू किया। सोचिए, एक नए युग की शुरुआत हो रही थी। पहली बैठक में एक फ्रांसीसी परंपरा को अपनाते हुए सभा के जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद, यानी 11 दिसंबर को, सभा ने सर्वसम्मति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपना स्थायी अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुन लिया। इन्हीं के मार्गदर्शन में ये ऐतिहासिक काम आगे बढ़ा। 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, ये हमारे संविधान का दर्शन था, एक सपना था कि आज़ाद भारत आखिर दिखेगा कैसा। और इसी प्रस्ताव ने बाद में हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल की नींव रखी, जो आज भी हमारे संविधान की आत्मा मानी जाती है। तो 1946 एक ऐसा साल जहां विद्रोह भी था, राजनीति भी, और एक नए संविधान की नींव भी रखी जा रही थी। सच में एक मिलाजुला साल था जिसने भारत की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। हर घटना, हर आंदोलन, हर फैसला एक पहेली के टुकड़े जैसा था, जो आज मिलकर हमारे भारत की पूरी तस्वीर बनाते हैं। इससे आगे के इतिहास को हम स्टडी फोरकास्ट के वीडियो के अगले भाग में और भी रोचक तरीके से पढ़ेंगे।